नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। 17 महीने तक जेल में रहने के बाद शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आज तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सुबह उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जेल से छूटते ही मनीष सिसोदिया ने नारे लगवाए, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। नारा लगाया, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं क्योंकि तानाशाही के तहत उन्हें जेल में डाला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, चूंकि केस की सुनवाई में देर हो रही है, जांच एजेंसियां इस केस से जुड़े दस्तावेज जब्त कर चुकी हैं, गवाहों का बयान हो चुके हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, इसलिए अब इस केस में सबूतों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 493 गवाह हैं, 1 लाख पन्नों से ज्यादा के दस्तावेज हैं, इसलिए मुकदमा लंबा चलेगा और किसी को अनिश्चित काल तक के लिए जेल में तो नहीं रखा जा सकता। इसलिए मनीष सिसोदिया जमानत के हकदार हैं। हालांकि कोर्ट ने जमानत के फैसले में केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को मिली जमानत को सच्चाई की जीत बताया। कहा, बीजेपी ने साजिश के तहत झूठे केस में फंसाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला है और कहा कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। हालांकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के भीतर सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी की नाराज सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा वो मनीष सिसोदिया की जमानत से बहुत खुश हैं। अब वो दिल्ली सरकार की कमान संभालेंगे, यानी मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। जबकि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया फिर से वही विभाग संभालेंगे जो उनके पास पहले से थे, यानी उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और पुराने विभाग दिए जाएंगे। अब सवाल है, क्या मनीष सिसोदिया की दिल्ली सरकार में वापसी होगी? क्या केजरीवाल उन्हें फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने का दिल्ली की सियासत पर क्या असर होगा? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं, उस वक्त की तस्वीरें दिखा देता हूं जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो वहां कैसा माहौल था और जेल से बाहर आकर मनीष ने क्या कहा। मनीष सिसोदिया को रिसीव करने के लिए संजय सिंह और आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुके थे। ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी, मिठाई और फूल मालाओं का इंतजाम पहले से किया गया था। शाम को करीब 6:30 बजे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से बाहर आए तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था जब संजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आए थे। जगह भी वही थी, माहौल भी वैसा ही था और जैसे उस वक्त संजय सिंह ने गाड़ी की छत पर खड़े होकर भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगवाए थे, आज उसी अंदाज में मनीष सिसोदिया खुली गाड़ी में सवार हुए, वैसे ही नारे लगवाए। सिसोदिया ने कहा उन्हें संविधान की ताकत से जेल से रिहाई मिली है, इसलिए वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कर्जदार हैं। सिसोदिया ने कहा, देश में जब भी कोई तानाशाह बेकसूर को जेल में डालेगा तब बाबा साहब का संविधान उसे आजाद कराएगा। संविधान की ताकत से केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को
विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। तिहाड़ जेल से निकलकर मनीष सिसोदिया सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। केजरीवाल की वाइफ और उनके पेरेंट्स से मिले। उधर मनीष की रिहाई पर आज जमकर सियासत भी हुई। किसने क्या कहा यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि सिसोदिया को जमानत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। असल में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 6 अगस्त को ही पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला रिजर्व था जो आज सुनाया गया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के स्पीडी ट्रायल के अधिकार का वायलेशन हुआ है। वो पिछले 17 महीने से जेल में हैं और मुकदमे की सुनवाई के आसार नहीं दिखाई दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट इस बेसिक नियम को भूल गए कि बेल रूल है, जेल नहीं, और किसी की जमानत रोककर उसको सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के भागने की कोई आशंका नहीं है और सबूतों से छेड़छाड़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी ने सारे सबूत रिकॉर्ड के तौर पर कोर्ट में जमा करा दिए हैं। क्योंकि यह केस ट्रायल की स्टेज में है, जल्दी आएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती, इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में रखना ठीक नहीं होगा। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच ने यह भी कहा कि अगर ट्रायल में देर हो रही है तो इसके लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और मुकदमा पूरे होने तक आरोपी को जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है। हालांकि ईडी और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जैसे अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त कोर्ट ने शर्त लगाई थी, वैसे ही सिसोदिया के लिए भी कड़ी शर्तें लगाई जाए। इसके बाद कोर्ट ने फैसले में कहा सिसोदिया को सिर्फ अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को केस के आईओ के सामने पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होगी। 10 लाख का बेल बॉन्ड साइन करना होगा। मनीष सिसोदिया को जैसे ही जमानत का फैसला आया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से नाचने लगे। पार्टी के दफ्तर में जश्न होने लगा। वैसे जश्न का मौका भी था क्योंकि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को उसी केस में ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। इन 17 महीनों में मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनकी 7 बार बेल पिटीशन खारिज हुई। आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, इसलिए कार्यकर्ताओं का खुश होना तो लाजमी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त मनीष सिसोदिया की जगह दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनी आतिशी एक प्रोग्राम में थी, भाषण दे रही थी। जैसे उन्हें खबर मिली तो वो मंच पर ही रोने लगी। आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, ये सच की जीत है। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक सिसोदिया को जमानत मिलने पर पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी मिठाइयां बांटी। आज सुबह से ही संजय सिंह के घर पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। जैसी अदालत का फैसला आया, संजय सिंह के घर पर मिठाई बटी। मिठाई खाने खिलाने के बाद संजय सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी और केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है। अब इसी तरह बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि सारे केसेस झूठे हैं। ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा
कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? लेकिन बीजेपी के नेता संभल कर बोले। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कानून के तहत बड़े से बड़े अपराधी को भी जमानत मिल जाती है। मनीष सिसोदिया को भी मिल गई। इसमें सत्य की जीत कैसे हो गई? वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सिसोदिया हो या केजरीवाल, सब ने शराब घोटाले में रिश्वत खाई है और इस जुर्म का फैसला अब जनता करेगी। इसे हिंदुस्तान में हर अपराधी को अपनी जमानत के लिए याचिका डालने का अधिकार है। मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। और बेल मिलने का मतलब ये भी नहीं कि आप गिल्टी नहीं हैं। जांच अभी चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिस पे आम आदमी पार्टी बहुत सत्यमेव जयते लिख रही है, मैं उन्हीं के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते दिल्ली नगर निगम के मामले में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो इन्हीं नेताओं के चेहरे पे बौखलाहट क्यों थी? क्यों अनाप शनाप बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी सदैव न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। हम इस निर्णय का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में, सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी? क्या उन्हें पहले की तरह दोबारा दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्योंकि केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए क्या मनीष सिसोदिया फिलहाल पार्टी के सर्वे सर्वा होंगे? इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकल इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। केजरीवाल से नाराज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की मेंबर स्वाति मालीवाल ने कहा, वो मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से बहुत खुश हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि मनीष अब लीड लेकर सरकार को सही दिशा में ले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूं कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। इसके थोड़ी देर बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दूसरी बात कही। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे। जो काम उन्होंने शुरू किए थे उनको आगे बढ़ाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, उनके पास जो पद थे वो उन्हीं के हैं। जैसे ही जेल से बाहर आएंगे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मनीष सिसोदिया को बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किए हैं उनका असर ऐसे ही दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूं कि उन्हीं का पद है, चाहे मनीष जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे सत्येंद्र जैन। ये पद इनके लिए हमेशा से हैं। जिस दिन आएंगे उनको ये पद मिलेंगे। उम्मीद तो जनरली है, जैसे हेमंत सोरेन साहब के मामले में तो वो 2-3 घंटे में बाहर आ गए थे, मगर यहाँ पे जो जेल प्रशासन है वो एलजी साहब के दबाव में रहता है, तो हो सकता है कुछ छोटा मोटा षड्यंत्र करें, मगर आज नहीं तो कल आना ही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां जो की वो बहुत जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बार बार कही, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। जब तक किसी आदमी के ऊपर कोई गुनाह साबित ही नहीं हुआ, आप उसको जेल में कैसे रख सकते हैं? लेकिन नई दिल्ली से बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मनीष सिसोदिया की जमानत इसलिए मिली क्योंकि ट्रायल में देर हो रही थी, वो बरी नहीं हुए हैं। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का आर्किटेक्ट कहा था, इसलिए आम आदमी पार्टी ज्यादा खुशियां न मनाए क्योंकि अभी सिसोदिया के गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी।
उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना, उनका जेल से बाहर आना, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये उम्मीद बंध गई है कि इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। मनीष ने जेल से बाहर आने के बाद यही नारा लगवाया कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। ये नारा मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए नहीं लगाया, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए भी लगाया। असल में राजनीति पर अफवाहों का, चर्चाओं का बड़ा असर होता है। पहले यह बात फैलाई गई थी कि केजरीवाल ने ईडी के सामने कबूल किया कि उन्होंने मनीष सिसोदिया के कहने पर शराब नीति को मंजूरी दी। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि केजरीवाल और सिसोदिया के बीच रिफ्ट हो गया है, मनीष सिसोदिया केजरीवाल के खिलाफ चले जाएंगे। इसीलिए केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष क्लियर किया कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। और आज मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के पक्ष में नारे लगवाकर जेल से निकलकर सीधे केजरीवाल के घर जाकर अपनी पोजीशन क्लियर की। दूसरी बात यह कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, मुझे लगता है इसकी संभावना भी ना के बराबर है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर अपना कंट्रोल रखना चाहेंगे। हाँ, यह हो सकता है कि केजरीवाल सिसोदिया को फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएं और अपनी जगह कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करने का अधिकार दें। इससे कैबिनेट की मीटिंग हो जाएगी, फैसले लिए जा सकेंगे और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बीच ब्रिज का काम करेंगे। मनीष को जमानत मिलने का असर दिल्ली की सियासत पर तो पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल बढ़ेगा। बीजेपी के नेता फिलहाल डिफेंसिव पर होंगे। जहां तक शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई के केसेस का सवाल है, तो जमानत मिलने से कानूनी तौर पर इन केसेस पर, इस जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं आज राज्यसभा में हुए हंगामे की। आज क्वेश्चन आवर शुरू होते ही कांग्रेस के कुछ सांसदों ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का मुद्दा उठाया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने स्थिति साफ कर दी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। इसी दौरान चेयरमैन ने जया बच्चन को बोलने का मौका दिया, लेकिन जया बच्चन ने चेयरमैन के कंडक्ट पर ही सवाल उठा दिए। इसके बाद धनखड़ को भी गुस्सा आ गया और हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सरकार की तरफ से विपक्ष के बर्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, जबकि विपक्ष ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। बात इसलिए बढ़ी क्योंकि चेयरमैन ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया, जबकि जया बच्चन पिछले कुछ दिन में 3 बार इस पर आपत्ति जता चुकी हैं। लेकिन जया बच्चन का रिकॉर्ड में नाम जया अमिताभ बच्चन ही है, इसलिए धनखड़ ने पूरा नाम लिया। जया बच्चन भड़क गईं। जो कहने के लिए खड़ी हुई थी, वो कहने से पहले ही उन्होंने चेयरमैन के टोन और टेम्पर पर सवाल उठाया। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है
is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to Jaya ji. school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. जया बच्चन के इस आरोप पर एनडीए के सांसदों ने विरोध किया, नारेबाजी हुई, लेकिन चेयरमैन ने कहा उन्हें मालूम है इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। आमतौर पर मेंबर्स और चेयरमैन के बीच इस तरह की तकरार नहीं होती। जब भी इस तरह के वाकयात पेश होते हैं तो चेयरमैन हंगामा करने वाले या आरोप लगाने वाले मेंबर्स को अपने चेंबर में बुलाकर बात करते हैं, मामला खत्म करते हैं। जगदीप धनखड़ भी ऐसा पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज वो काफी एग्रेसिव थे। चेयरमैन ने जया बच्चन से कहा कि एक्टर डायरेक्टर के इशारे पर चलता है। वो सदन की मेंबर हैं, सेलिब्रिटी हैं, लेकिन चेयरमैन के टोन को गलत नहीं बता सकती। लेकिन जया बच्चन को सेलिब्रिटी कहने पर कांग्रेस के मेंबर्स ने एतराज जताया। सुष्मिता देव ने कहा जया बच्चन यहां सदन के सीनियर मेंबर की हैसियत से बैठी हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं। इस पर धनखड़ ने कहा सीनियर मेंबर होने का मतलब ये नहीं कि चेयर के मान सम्मान को चोट पहुंचाने का लाइसेंस मिल जाए। Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And, okay, and the senior member of parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khadge ji. आज राज्यसभा में जो हुआ वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जया बच्चन ने जो कमेंट किया वो उनका अधिकार था। अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कह दी, शालीनता से कही। इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ उसे हंसकर टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने चेयर की मान मर्यादा पर एक लंबा लेक्चर दे दिया, इसीलिए बात इतनी बढ़ गई। कांग्रेस के मेंबर भी आजकल जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हैं। उन्होंने जया बच्चन को सेलिब्रिटी कहने पर ही आपत्ति उठा दी। मुझे लगता है कि एक तो चेयरमैन को पक्षपात नहीं करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, और दूसरा राज्यसभा के मेंबर्स को भी बात बात पर चेयर पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। सदन में हंगामा और विपक्ष के वॉकआउट के साथ ही आज राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि संसद का यह सत्र 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन आज ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी। स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों के नेताओं की इनफॉर्मल मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ
तमाम पार्टियों के नेता शामिल थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और विरोधी दल के नेता राहुल गांधी ने एक दूसरे को ग्रीट किया। कई मुद्दों पर आपस में बात भी हुई। इसी बीच आज एक और डेवलपमेंट हुआ। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर विचार करने के लिए आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो गया। जेपीसी में कुल 31 मेंबर्स हैं, जिनमें से 21 लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा के। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में जेपीसी के गठन का ऐलान किया और इसमें शामिल किए गए सांसदों के नाम बताए। लोकसभा में इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मुहिबुल्लाह और मोहम्मद जावेद के अलावा जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, कल्याण बनर्जी, ए राजा, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ को भी इस कमेटी में रखा गया है। वहीं राज्यसभा से ब्रिजलाल, गुलाम अली, राधा मोहन दास, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह समेत टोटल 10 सांसदों को जेपीसी में शामिल किया गया है। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर विचार करेगी, इसके प्रावधानों को देखेगी और इसमें किए जाने वाले बदलावों की सिफारिश स्पीकर को सौंपेगी। समिति को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस कमेटी की मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 लोगों की मौजूदगी जरूरी होगी। इस दौरान जेपीसी सभी स्टेक होल्डर से भी बात करके नए सुझाव भी दे सकती है। आज जेपीसी का ऐलान करने के बाद किरेन रिजिजू मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले। इन लोगों से वक्फ अमेंडमेंट बिल का स्वागत किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों की भलाई के लिए लेकर आई है और जेपीसी जो सुझाव देगी उसके आधार पर बिल में बदलाव करके उसे फिर से पेश किया जाएगा। आखिर तो ये सारा बिल मुसलमानों के लिए ही है, मुसलमानों का अधिकार के लिए ही वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है और इसका स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा जैसे हमने बिल में एक्सप्लेन किया है कि इसको हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं। मुसलमान के अंदर में कई लोग हैं, कई प्रतिनिधि हैं, कई ग्रुप हैं, सबको जगह मिलने के लिए और खास करके महिलाओं के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन हो गया है, उसका घोषणा लोकसभा और राज्यसभा से भी हो गए हैं। अब हमसे मिलने के बाद जितने उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, मैंने उनको निवेदन किया है ये सारा पॉइंट्स ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जरूर रखें। प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड के बिल से नहीं है, प्रॉब्लम परसेप्शन की है। इस समय हमारे मुल्क में जो माहौल है उसमें मुस्लिम नेता बीजेपी की नीयत पर शक करते हैं। मुस्लिम समाज में भी ज्यादातर लोगों को बीजेपी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए चाहे मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव लाए गए हों, इसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। अच्छा हुआ कि मामला जेपीसी को सौंप दिया गया। उससे अच्छी बात यह है कि अब जरूरत इस बात की है कि जेपीसी का इस्तेमाल इस कानून को सर्वमान्य बनाने के लिए किया जाए। वक्फा कानून ऐसा बने कि किसी को सरकार की नीयत पर शक न हो। केंद्र सरकार ने जेडीयू और एलजेपी की मांग पर वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल को जेपीसी के पास भेज दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के सभी मठों और मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया। मठ और मंदिर अब अपनी जमीनों को, अचल संपत्ति को धार्मिक न्यास बोर्ड के पास जमा कराएंगे। बिहार सरकार के इस आदेश के बाद अब फिर हिंदू मुस्लिम सियासत गर्म हो गई। बिहार में 2500 से ज्यादा ऐसे मंदिर और मठ हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। इनके पास 4000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। 11 जून को सरकार की तरफ से अफसरों को लेटर जारी किया गया था और आज इसे रिलीज कर दिया गया है। इस मामले में बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि यह कोई नया आदेश नहीं है। मठों और मंदिरों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही जरूरी है। नितिन नवीन ने कहा कि 2 साल से इसे रिव्यू नहीं किया गया था। मंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे रिव्यू किया तो पता चला अभी कई मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए नया आदेश जारी करना पड़ा। पहले से ये एक प्रक्रिया चल रही है और पूर्व में भी सरकार के द्वारा ये काम आगे बढ़ाया गया था। विधानसभा के पटल पर जब क्वेश्चन आया तो उसके पहले हम लोगों ने भी इसकी रिव्यू की थी और रिव्यू के आधार पर जहाँ जहाँ पर मठ मंदिरों की ज़मीन है उसको पोर्टल के माध्यम से
डीएम को कहा गया कि जानकारी प्राप्त करके पोर्टल पे डाला जाए। हम लोगों ने जून में जब इसका रिव्यू किया तो इसके रिव्यू के अंत में जहाँ जहाँ जिलों में नहीं आए थे रिपोर्ट, उसके लिए उन जिलों को निर्देशित किया है। पिछले 2 साल से इसकी रिव्यू नहीं हो रही थी, हम लोग आए तो उसका रिव्यू देखा और उसी रिव्यू के आधार पर इस पर आगे की जो जानकारी जहाँ नहीं मिली है उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। लेकिन आरजेडी ने बिहार सरकार के इस आदेश को चुनाव से पहले कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की साजिश करार दिया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह नियम नया नहीं है, लेकिन इसे जानबूझकर अब जारी किया गया जिससे माहौल खराब हो। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, उसके बाद बिहार सरकार ने यह ऑर्डर जारी किया। यह सब सियासत का हिस्सा है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। संविधान की धारा 29 में किसी भी धर्म के स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात जो की गई है, उस पर अगर कुटाराघात होगा, चोट होगा, तो इसका विरोध होगा। वक्फ बोर्ड बिल सरकार ने कर लोकसभा में पेश किया, उसका जमकर विरोध हुआ। अब जेपीसी में है मामला, लेकिन बिहार सरकार ने एक पुराना पत्र जो जून महीने का है, कल वो पत्र निर्गत नहीं हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ये तो पहले से कानून है। सरकार मंदिर मस्जिद के साइज को और जमीन को नापने के लिए नहीं बैठी है, असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है और मंदिर मस्जिद में सरकार उलझी हुई है। बड़ी अजीब बात है, केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव कर रही है तो इसका विरोध ये कहकर किया जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए कानून में बदलाव करके वक्फी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। दूसरी तरफ बिहार में मठों और मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया तो उसका विरोध ये कहकर किया जा रहा है कि ये हिंदुओं के साथ अन्याय है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। कुल मिलाकर बिहार सरकार का फैसला भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और विपक्ष का विरोध भी वोट बैंक की राजनीति है। मजहब की राजनीति के साथ साथ जाति की राजनीति भी जमकर हो रही है। आज बीजेपी के SC/ST कैटेगरी के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ये मांग की कि रिजर्वेशन पाने वाली SC/ST के जातियों को सब कैटेगरी में बांटने और क्रीमी लेयर का सिस्टम दलित में भी लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार किसी कीमत पर न माने। ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं। आज बीजेपी के सांसदों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रही। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं सुनाया है, सिर्फ सुझाव दिया है और सरकार सभी पक्षों से बात करके ही इस मामले में कोई फैसला करेगी। हमने आज प्रधानमंत्री जी को ST/SC के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये ST/SC पे लागू नहीं होना चाहिए, यह हमारे ज्ञापन का मुख्य जो अंश था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए, ये उनने भी इस बात को कहा ST/SC पे नहीं लागू होना चाहिए। ये स्पष्ट उनका ये उनके व्यक्तिगत राय है जजों के, इस पे कहीं कोई निर्णय नहीं है, व्यक्तिगत राय है। 4 हमारे माननीय न्यायाधीशों का ये व्यक्तिगत राय है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रिमिनल लागू नहीं होगा ST/SC पर, उन्होंने साफ कहा। असल में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण देने के लिए जातियों की सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। राज्य सरकारों को आरक्षण देने के लिए जातियों को सब कैटेगरी में बांटने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ज्यादातर पार्टियों ने विरोध किया है। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि दलितों को आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि छुआछूत था, इसलिए दलितों में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान ने कहा वो भी बहुत जल्दी इस मुद्दे पर सभी दलों के SC/ST सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई उस पर हम लोगों की भी असहमति है।
और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने आज कहा कि बहुत से SC/ST को लगता है कि उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, वो इसका क्लासिफिकेशन करवाना चाहते हैं। केसी त्यागी ने कहा इस मुद्दे पर पार्टियों की राय अलग अलग हो सकती है, इसलिए सबको बहुत सावधानी और सोच विचार के साथ इस इशू पर आगे बढ़ना होगा। अब जो नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर राजनीतिक दलों की और दलित संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ दलित संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि आरक्षण का लाभ सभी दलित वर्गों को नहीं मिला, इसलिए वो इसमें वर्गीकरण चाहते हैं। सभी दलों में, सभी जातियों में ये ऐसा इशू है जो आसानी से सेटल नहीं होता है। हमारे यहाँ भी जो LJP है, रामविलास जी की पार्टी, वो इसके पक्ष में नहीं है। पिछड़ा वर्ग में भी जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में मुंगेरीलाल कमीशन के जरिए बंटवारा किया था, तब भी पिछड़ों के एक हिस्से ने बहुत विरोध किया था। ऐसा ही अब है। केसी त्यागी की बात सही है कि यह मामला कॉम्प्लिकेटेड है और इस पर फैसला करना आसान नहीं होगा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को SC/ST के सांसदों को फिर से आश्वासन देना पड़ा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है। इसकी एक वजह है, लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े सिस्टमैटिक तरीके से यह बात फैलाई गई थी कि मोदी की सरकार तीसरी बार बनी तो SC/ST के आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें बाबा साहब का नाम, संविधान का सम्मान, सब कुछ मिला दिया गया। बात इतनी तेजी से फैली कि बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के सजेशन पर एक बार फिर लोगों को गुमराह न किया जा सके, इसलिए मोदी को SC/ST सांसदों को क्लियर कट मैसेज देना पड़ा। लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर महाराष्ट्र में एक नया विवाद शुरू हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुस्लिम समाज की कुंजड़ा जाति को OBC कैटेगरी में आरक्षण देने की सिफारिश को मंजूरी कर दी। OBC कमीशन ने यह सिफारिश की है। पिछले 2 दिनों में शिंदे सरकार का मुसलमानों के लिए यह दूसरा बड़ा फैसला है। कल महाराष्ट्र सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए अलग से ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया था। अजित पवार ने कहा कि महायुति की सरकार सबकी भलाई के लिए काम करती है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती। मुसलमानों में कई ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं। पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर ही आरक्षण दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट काम करता है तो काम करते वक्त अगर कोई कास्ट के ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके बारे में कमिटी उसके इंक्वायरी करती है, तब पता चलता है कि इसको भी मदद होनी चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और ये करते हुए हमें भी ऐसा लगा, इसीलिए हमने डिसीजन लिया। हमारे माइनॉरिटी का भी डिमांड था कि हम भी भारत में रहते हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमें भी मदद होनी चाहिए, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा अपने डिसीजन लेना चाहिए। इसीलिए महायुति ने उनके लिए मार्टी ये शुरुआत की है, तो उनमें से उनको मदद हो जाएगी। आखिर हम काम करते वक्त शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा, इनका सम्मान करते हैं, उसी रास्ते से हम जाने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। महाविकास आघाड़ी के नेता शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वटेटीदार ने कहा, मुसलमानों की कुछ पिछड़ी जातियों को OBC वर्ग में शामिल कराने की रिपोर्ट तो उनकी सरकार ने तैयार करवाई थी, इसमें कुंजड़ा जाति भी थी, लेकिन वो इसे लागू कर पाते इससे पहले उनकी सरकार चली गई, इसलिए इसका क्रेडिट शिंदे को नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी को जाना चाहिए। इसके बाद विजय वडेट्टीवार ने कहा, ये वही बीजेपी है जो मुस्लिम रिजर्वेशन का विरोध करती है, अब चुनाव से पहले मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। ये बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है।
इसके बारे में जब मैं मिनिस्टर था तभी इसी विषय को लेकर इस समाज के कुछ जातियां ओबीसी में ऑलरेडी है, कुछ जातियां पिछड़े जातियां है कि उनको समावेश करने के लिए जो कमीशन था ओबीसी कमीशन, उसके तरफ हमने भी रिपोर्ट भेजी थी। वो प्रस्ताव तो हमारा ही था, हमारी सरकार चली गई, नहीं तो हम लोग तभी कर देते थे। ये कोई नया काम नहीं हुआ है। लोगों को मालूम है ये प्रस्ताव, इसकी मांग किसकी थी, ये प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया था, ये सब उनको पता है। अब ये कोई सीएम इसका क्रेडिट लेना चाहे तो ये मैं कहता हूँ कि अब जाते जाते कुछ थोड़ा सा प्रयास करे, वो जाने के दिन तो उनके आ गए हैं। विजय वटेटीवार को जवाब दिया बीजेपी के नेता प्रवीण दारेकर ने। अगर बीजेपी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती तो कांग्रेस कहती वो मुस्लिम विरोधी है। अगर वो आरक्षण दे रही है तो सवाल करे कि क्यों दिया। प्रवीण दारेकर ने कहा कि विजय वटेटीवार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कुंजड़ा जाति को आरक्षण क्यों नहीं दिया था, अब क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये वटेटीवार और कांग्रेस ही दुटप्पी बात करती है। मुस्लिम के लिए किया नहीं तो हम मुस्लिम के खिलाफ है, और मुस्लिम के पिछड़े समाज की चिंता करने का कोई इसी तरह का प्रस्ताव आया तो हम लोग उनकी बाजू ले रहे। तो मुझे लगता है जो गरीब है, पिछड़ा है, वो सभी का ख्याल करने की सरकार की जिम्मेदारी रहती है। अभी वटेटीवार कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है। अभी सरकार ने किया तो उनको विपक्ष का नेता करके टिप्पणी ही करना है, उसमें हित क्या सच्चाई क्या वो देखते नहीं। एक तरफ बोलते तुम क्यों किया, दूसरी तरफ हम करते थे आपने नहीं किया। ये मुझे लगता है दुगुना बातें हैं। अभी आप फिर क्यों नहीं कर सके, आप गति से करना चाहिए था ना। अभी हम लोग किया तो उसका स्वागत करना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब है, वो भले मुसलमान रहेगा तो उसकी भी चिंता करनी है ना। अभी सरकार की योजनाएं आती है, गरीब कल्याण की योजना है, वो थोड़े मुसलमान को आइसोलेट करके है, उनको तो है ही ना। अभी हमारी लाडकी बहन मुख्यमंत्री योजना है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे मुस्लिम बहनों ने उसका लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा है। तो मुझे लगता है आदमी इंसानियत भी है ना। ये सही है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे उसे चुनाव में फायदा हो। कुंजड़ा जाति को आरक्षण ऐसा ही फैसला है। इससे पहले लाडली बहना और लाडली भाई के लिए योजना अनाउंस की गई थी। चुनाव के मौके पर सब ये करते हैं, लेकिन अगर इस प्रोसेस में गरीब लोगों का थोड़ा भला हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी ऐलान हो उसका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो और एफिशिएंटली हो, ताकि जिसके लिए वो योजना बनी है उस तक लाभ जल्दी से जल्दी पहुंचे। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा नाग पंचमी के दिन मंदिर मस्जिद का विवाद कहां खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा में आज नाग पंचमी के दिन बीजा मंडल मंदिर का ताला खोलने की मांग की गई, और जब ताला नहीं खुला तो हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। असल में हर साल नाग पंचमी के दिन बीजा मंडल मंदिर में हजारों लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने पूजा पर रोक लगा दी, मंदिर पर ताला लगा दिया, क्योंकि एएसआई के रिकॉर्ड में बीजा मंडल मंदिर मस्जिद के तौर पर दर्ज है। हालांकि हिंदू संगठनों ने पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीजा मंडल मंदिर के ताले खोलने की मांग की थी, लेकिन कलेक्टर ने एएसआई के दस्तावेजों का हवाला देकर हिंदू संगठनों की मांग खारिज कर दी है। और इसके बाद आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु बीजा मंडल मंदिर में पूजा करने के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन जब उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया तो वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया, नारे लगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि सैकड़ों साल से नागपंचमी के दिन इस मंदिर में पूजा होती है, बड़ा मेला लगता है, हजारों लोग जुटते हैं, लेकिन पहली बार मंदिर को मस्जिद बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि 11वीं शताब्दी का ये विजय सूर्य मंदिर है, और इसलिए एएसआई ने जो ताला लगाया है उसे खोला जाना चाहिए और इसका वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए ताकि सच सामने आए। विदिशा के विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि बीजा मंडल के साथ मस्जिद शब्द कांग्रेस की सरकार के वक्त सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए जोड़ा गया था,
जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो गया। आज़ादी के पहले सिंधिया जी की रियासत में ये था और उस समय अंग्रेजों ने इसको बीजा मंडल और मस्जिद अंकित कर दिया था, जो सिंधिया जी की रियासत में अंकित था। मगर 1991 में जब ये पूरा के पूरा स्मारक के रूप में ये कानून बना के जब बनाया गया, उस समय नोटिफिकेशन हुआ होगा, मगर हमारे यहाँ की तत्कालीन सरकार ने बगैर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान रखे और इसको मस्जिद शब्द भी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वो मस्जिद शब्द जोड़ दिया होगा। मगर ये लंबे समय से 32 साल से मैं यहाँ पर पूजन कर रहा हूँ। आप पूरे प्रांगण में देख लें, यहाँ जो एएसआई ने जो बोर्ड लगाए उसमें कहीं मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं है, कहीं पे मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं है, विजय मंदिर ही लिख रहे हैं वो। विदिशा के कलेक्टर ने कहा कि बीजा मंडल एएसआई की देखरेख में है और उसके नोटिफिकेशन में इसे मस्जिद कहा गया है। इसमें जिला प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है, वो तो वही फॉलो करेंगे जो एएसआई ने कहा है। इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है, वो एएसआई के पास में है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर है। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। जो कम्युनिकेशन पुरातत्व विभाग ने किया है वही कम्युनिकेशन मैंने किया है। उसका एक गजट नोटिफिकेशन है जिसमें वो बीजा मंडल मास्क लिखा हुआ है। मामला कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ एएसआई का रिकॉर्ड है जिसे फॉलो करना कलेक्टर की मजबूरी है, दूसरी तरफ पब्लिक प्रेशर है, जनता की भावनाएं हैं, आस्था है, विश्वास है, तीसरी तरफ बीजा मंडल परिसर में पड़ी भगवान की मूर्तियां हैं। इसलिए जरूरी है कि इस जगह का साइंटिफिक सर्वे हो, सच सामने आए, विवाद खत्म हो। ऐसे विवाद को ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा 9 महिलाओं की हत्या करने वाले साइको किलर को यूपी की पुलिस ने कैसे पकड़ा। अब मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कामयाबी के बारे में। यूपी की पुलिस ने महिलाओं की हत्या करने वाले साइको किलर को पकड़ने में जबरदस्त सफलता हासिल की। बरेली के शाही और शेरगढ़ इलाकों में पिछले 14 महीनों में 9 महिलाओं की निर्मम हत्या हो गई थी। इन महिलाओं का कोई कसूर नहीं था, किसी से दुश्मनी नहीं थी, हत्यारे ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। पुलिस ने इन सारे मामलों की जांच शुरू की तो ये पता लगा सभी महिलाओं की हत्या की मोडस ऑपरेंडी एक ही थी। महिलाओं की उम्र 45 से 65 साल के बीच थी। सभी को उन्हीं की साड़ी या चुन्नी से गला घोंटकर मारा गया। सारी हत्याओं में फंदे की गांठ गर्दन के बाईं तरफ लगाई गई थी। हत्या सुनसान इलाकों या झाड़ियों के पीछे या फिर गन्ने के खेतों में की गई। इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हत्या करने वाला कोई सीरियल किलर है। बरेली पुलिस ने इस केस की जांच को चैलेंज की तरह लिया। इसे ऑपरेशन तलाश का नाम दिया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 22 टीमें बनाई। पुलिस ने 25 किलोमीटर इलाके में वहां लगे 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। निगरानी के लिए 600 नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। 1.5 लाख मोबाइल फोन्स के डेटा को खंगाला। सुनसान इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी गई। सादी वर्दी में बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ पुलिस वाले तैनात किए गए। क्योंकि महाराष्ट्र में इसी तरह के केस हुए थे, इसलिए यूपी पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की सलाह भी ली। कई महीनों के एफर्ट के बाद पुलिस को आरोपी का हुलिया मिल गया। पुलिस ने स्केच बनाकर हत्यारे की तलाश शुरू की। कई महीनों के बाद आखिरकार पुलिस को कल कामयाबी मिली। पुलिस ने कुलदीप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कुलदीप ने 6 हत्याओं की बात मान ली है। उसके घर से इन महिलाओं के आधार कार्ड और हत्या के वक्त का उनके पास मौजूद सामान बरामद भी कर लिया गया है। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि वो अकेली महिलाओं को टारगेट करता था, बातचीत करके उन्हें फुसलाता था और सुनसान जगह पर ले जाता था। उनके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश करता था और विरोध करने पर महिलाओं की हत्या कर देता था।
बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा, इस केस को क्रैक करना मुश्किल काम था क्योंकि मर्डर किसी वेपन से नहीं किए गए थे और अपराधी बहुत ही शातिर था। इसको एक ऑपरेशन तलाश का नाम दिया था। एक वॉर रूम तैयार किया गया, उसमें पूरा डेटा फीड किया गया, बहुत सारे चार्ट्स तैयार किए गए। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्टों का डिटेल में अध्ययन किया गया। एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ साहब के द्वारा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत सलाहें ली गई। उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए। और सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में। सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। आमतौर पर पुलिस की तारीफ कम होती है, लेकिन ये केस है यूपी पुलिस की कुशलता का और ये समझने का कि शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस की मानसिकता बदली है, पुलिस का काम करने का तरीका बदला है। अब कोई अपराधी कितना भी चालाक हो बच नहीं सकता और यह एहसास उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा है, विश्वास पैदा करने वाला है।